2027 तक युद्ध क्षेत्र नवाचार के लिए भारतीय सेना का एआई रोड मैप। भारतीय सेना ने 2026 के लिए जो अपना सैन्य अभियान और इस तरह का चलाएगा, उसके लिए एआई रोड मैप एक तरह से तैयार कर रही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल आदि को स्थापित किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि एक तरह से कृत्रिम रूप से एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कृत्रिम रूप से मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस रूप से फैसले ले सके। मशीन लर्निंग क्या होती है? एक ऐसा मशीन, मतलब एक सॉफ्टवेयर जो मशीन ही सीखे, अपनी गलतियों से, अपनी पुराने फैसले से स्वतः से वो सीख के अपने को बेहतर बनाए। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है कि हम जैसे जो सीखते हैं, किसी भाषा को पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी जो कंप्यूटर काम करता है वो बाइनरी पे काम करता है, 0101 पे काम करता है, जबकि ये चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक बड़े पैमाने पर उसको पहले चीजें, सूचनाएं दी जाती है, उसको पढ़ाई जाती है, लैंग्वेज पढ़ाई जाती है ना। लैंग्वेज में इंग्लिश में है, हिंदी में है, किसी में उसको किसी भी लैंग्वेज में उसे पढ़ता है और उसके आधार पे वो अपनी चीजों को प्रोसेस करता है। यानी बड़े पैमाने पर उससे डेटा दिया जाता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है, उससे सीखता है, उससे नई चीजें बनाता है। और ये लगभग ऑलमोस्ट रूप से टेक्निकल डिफरेंस को छोड़ दिया जाए तो उसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में, कृत्रिम जो है स्वायत्ता के, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में आप इसे मान सकते हैं। तो कुल मिला के इसमें यह कहा गया है कि 2026-27 तक युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना एआई रोड मैप को तैयार कर रही है। ठीक है, भारतीय सेना के एआई रोड मैप क्या है? तो देखिए, भारतीय सेना ने 2026-27 तक अपने अभियानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप जारी किया है। इस योजना का उद्देश्य है कि युद्ध क्षेत्र जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, युद्ध क्षेत्र जागरूकता या अवेयरनेस को बढ़ाना है और उससे क्या होगा कि निर्णय लेने में तेजी लाना है। युद्ध से लेकर रसद तक सैन्य कार्य प्रणालियों में विभिन्न पहलुओं का आधुनिकीकरण करना है। मई 2025 में खासतौर से 6 और 7 मई से लेकर 10 मई तक की जो ऑपरेशन सिंदूर का एक्टिव पहलू था, उस दौरान, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर सरकार के अनुसार अभी भी चालू है, तो जो उस दौरान जो हमने जो फायरिंग आदि की थी, है ना, सेसेशन ऑफ फायर, अभी वो जो हमले हो रहे थे वो रुका है, ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका है। तो जो हमने पाकिस्तान में या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, अधिकृत कश्मीर में जो हमने हमले किए थे, उस हमले या फिर उसके बाद जब पाकिस्तान ने हम पे जवाबी कार्रवाई की, उस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी कुछ प्रयोग किया गया था। उससे हमने और कुछ बहुत सीखा भी था। तो इसमें एआई के त्वरित एकीकरण की दिशा में तेजी लाने की बात की गई है। सेना ने युद्ध और सहायता कार्यों में एआई की तैनाती को तेज करने का जो है निर्णय लिया है, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तत्काल प्राथमिकताएं क्या है? मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है एआई उपकरणों का उपयोग करके वास्तविक समय में युद्ध क्षेत्र जागरूकता में सुधार करना है, जो विशाल मात्रा में डेटा को तेजी से संसाधित कर सकते हैं। इसमें एक बड़े भाषा मॉडल द्वारा संचालित टेस्ट सारांश होना चाहिए, एआई संचालित चैटबॉट हो, वॉइस टू टेक्स्ट सिस्टम हो, चेहरे की पहचान और विसंगति पहचान की एल्गोरिथम हो, डेटा फ्यूजन उपकरण हो जो वास्तविक समय की जानकारी के लिए ड्रोन, उपग्रह, विमानों और जमीनी सेंसरों से प्राप्त विभिन्न तरह के डेटा को एकत्रित करके प्रोसेस करके ऑटोनोमस स्तर पे फैसले ले सके। जैसे हमारा जो आकाश तीर डिफेंस सिस्टम था, वो एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम था, जिसमें जो बैरियर्स हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको कनेक्ट किया गया था। आने वाले खतरे को हमारा आकाश तीर उसको एनालाइज करता था, देखता था और उसके बाद बताता था कि किस खतरे को किससे मारना है, मिसाइल से मारना है, S-400 की कौन सी मिसाइल से मारना है, बराक से चलाना है, आकाश चलाना है, या जो गन है उसको चलाना है, IL-76 चलाना, वो जो चलाना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही डायरेक्ट करता था, फिर उसको एक्टिव करता था। कई बार तो अपने से खुद ही वो फैसले ले लेता था। तो एक तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में आकाश तीर को एक ट्रायल के रूप में देखा, जो कि काफी कामयाब रहा। अब उसी को और बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। तो एआई के व्यापक अनुप्रयोग की भी हो रही है, जिसमें युद्ध और निगरानी किया जा सके, जिसमें एंटी इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। इससे मानचित्रण, ड्रोन आधारित निगरानी किया जाए, निर्णय समर्थन प्रणालियां हो जिसमें परिचालन योजना, खतरे का पता लगाना, युद्ध संबंधी सिमुलेशन किया जा सके, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का विश्लेषण करके जन भावना और विरोधी गतिविधियों के बारे में पता लगाया जा सके। क्योंकि आजकल एक जो है, जैसे भारत ने पाकिस्तान को देखा जाए तो
पूरी तरह से उसको 3-4 दिन में उसकी पूरी तरह से स्थिति बर्बाद कर दी। लेकिन फिर भी भारत में पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान तो नहीं लेकिन चीन और वेस्टर्न मीडिया ने जो हथियार बनाने वाली लॉबी है, उसमें माइनस फ्रांस, माइनस रूस, माइनस इजराइल, जो भी दुनिया भर की हथियार बनाने वाली लॉबी, चीन और पाकिस्तान मान लो, हथियार बनाने वाली लॉबी प्लस चीन प्लस पाकिस्तान, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के दुश्मन हैं। हथियार बनाने वाली लॉबी को उनको लगता है कि उनके हथियार को, अगर भारतीय हथियार बेहतर होंगे, रूसी हथियार बेहतर होंगे, इजरायली हथियार बेहतर होंगे, तो उनके हथियार कमजोर होंगे। तो ये जो पूरी लॉबी थी, उनके द्वारा भारत को, उसमें रूस, फ्रांस और इजराइल को निकाल दिया जाए, उनको हटा के जो लॉबी थी वो भारत के विरुद्ध एक तरह से एक झूठ पर आधारित नैरेटिव वार चलाया था, जिसके कारण भारतीय लोगों को लगा कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। जबकि धीरे धीरे चीजें जब परत दर परत सामने आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक कॉग्निटिव वारफेयर भी एक प्रमुख मुद्दा बन के इसमें आया है। इस पर भी इसके जरिए ध्यान रखा जा सकता है। लॉजिस्टिक और रखरखाव की बात है। कहा जाता है कि किसी भी देश की सेना कितनी भी बहादुर हो, अगर उसका लॉजिस्टिक सिस्टम नहीं सही है तो वो युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं हो पाती है। तो इस तरह से भी ये AI आधारित इसको करने की बात इसमें की जा रही है। और इसमें उपकरणों और सहयोग का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिसमें कई सारे व्यवस्थाएं की जाएंगी। आप उसको पढ़ लीजिएगा। सैन्य AI के जो प्रमुख लाभ होने वाले हैं उसको देख लें, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या कमियां हो सकती हैं। लाभ में देखा जाए तो तेज और स्मार्ट निर्णय लिया जा सकता है। मैं बार बार कहता हूं, आप जो काम कर सकते हैं, अगर वही काम मनुष्य कर सकता है तो वो वही काम मशीन कर सकती है। जो काम मनुष्य कर सकता है तो मशीन मनुष्य से तेजी से काम करेगी, ज्यादा सटीकता से काम करेगी, क्योंकि वो मनुष्य है और क्योंकि वो मशीन है। यानी मशीन जो काम मनुष्य कर सकता है, अगर वो करने में सक्षम हो जाएगी तो उसको ज्यादा तेजी से, ज्यादा इफिशियंसी से, ज्यादा प्रिसाइशन से, सटीकता से वो कर सकती है। तो ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युद्ध क्षेत्र में विश्लेषण करने में, निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं, जिससे कमांडरों को सेंसर डेटा को संशोधित करके सेकंडों में कार्रवाई करने की सिफारिश करके निर्णय लेने में लाभ मिल सकता है। दूसरा है फोर्स मल्टीप्लायर और इफिशियंसी बढ़ेगी। स्वायत्त प्रणालियां थकती थोड़ी ना, मशीन बिना थके दोहराव वाले खतरनाक कार्यों को संभालती हैं, जिसमें न्यूनतम जनशक्ति के साथ रसद निगरानी और संसाधन आवंटन में सुधार हो सकता है। एक सैनिक है, वो लगातार टककी लगाए दिख रही है, उसकी पलक तो झपक सकती है। एक मशीन है, वो लगातार देख रही है, एक कैमरा लगा है, ट्रैप है, वो लगातार चीजों को देख रही है। तो ये काम कर सकता है। और सिर्फ एक ही नहीं, कई सारे सिस्टम को इसमें जोड़ सकता है। सैनिकों के लिए कम जोखिम होगा अगर AI चालित ड्रोन होंगे, रोबोट होंगे, इस बारूदी सुरंगों की सफाई करने वाली ये सब चीजें होंगी, तो हमारे सैनिकों के लिए जोखिम कम होगा। देखिए, एक बात आपने, मैं जो बता रहा हूं, जब DGMOs के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस या डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नवल ऑपरेशंस का जो सम्मेलन हो रहा था, एक पत्रकार ने पूछा कि क्या हमारे फाइटर पायलट, हमारे जो है प्लेन शॉट डाउन किए गए थे। तो उन्होंने इतना कहा था कि हमारे, जहां तक कि हम इसमें युद्ध है, युद्ध में नुकसान होते रहते हैं, लेकिन हमारे पायलट, पूरे के पूरे पायलट सेफ हैं। तो देखिए, पहले के समय में जब हमारे पास ढेर सारी जनसंख्या थी तो वो मनुष्य को एक्सपेंडेबल माना जाता। ठीक है, जैसे अभी भी चीन में मनुष्य जो है वो एक्सपेंडेबल है, और जो खाड़ी देश हैं वहां पे जो आतंकवादी हैं उनके लिए भी मनुष्य एक्सपेंडेबल है। लेकिन भारत के लिए एक एक व्यक्ति की कीमत है। हमारे जो जवान हैं, जो हमारे फाइटर पायलट हैं, उनकी बहुत कीमत है। हमारे लिए उनकी जीवन की कीमत बहुत ज्यादा है, और ऐसे में हम उन्हें अनावश्यक रूप से रिस्क में नहीं डाल सकते। तो जहां तक मशीनें उस खतरे को निपटा सके उतना बेहतर है हमारे सैनिकों की जान बचाने के लिए। अब ये कोई ये नहीं कहेगा कि सैनिक तो लड़ने के लिए जाते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं, जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मरने के लिए जाते हैं। और वो किसी आम आदमी की जान से ज्यादा कीमती हमारे लिए है, और उसमें ये मददगार हमारा AI संचालित जो वारफेयर है वो कर सकता है। लागत प्रभावशील भी है, और अधिक सटीक और कम कोलेटरल डैमेज से ये हमले कर सकता है, ज्यादा सटीकता से हमले कर सकता है। सामरिक निवारण और युद्धाभ्यास में इसका योगदान हो सकता है। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी हद तक जो है एक डेवलपिंग होता क्षेत्र है। तो इसलिए मानव नियंत्रण का नुकसान और वृद्धि के जोखिम होंगे। AI प्रणालियां
कई बार क्या होता है कि मनुष्य कुछ फैसले, कुछ हो सकता है, कुछ फैसले को देखकर रिस्पॉन्स कर सकता है कि ये अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको जरा सा भी दिखा और वो काम तमाम। जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखा दिया कि कोई भी आदमी हाथ में बंदूक लिए रहे, क्रोधित दिखाई दे तो उसको शॉट डाउन कर दो। अब कोई सिपाही है तो देखेगा कि अपना आदमी है कि दूसरे का आदमी है, मतलब देंगे, लेकिन एक मशीन के लिए क्या है, उसे दिखा और मार दो, बिना ये जाने बिना न पूछे वो मार दो। तो ये युद्धों को और बढ़ा देने वाला हो सकता है, खास तौर से जब परमाणु शक्ति संपन्न वाले देश आपस में इस तरह से लड़ाई करें। साइबर भेद्यता और एआई हैकिंग भी हो सकती है, ठीक है। कंप्यूटर है, मशीन है, तो मशीन को हैक किया जा सकता है, उसको हैक करके गलत भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अनपेक्षित नागरिक शक्ति हो सकती है, जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा भी हमले कर सकता है, क्योंकि अभी भी इसकी सटीकता को लेकर चुनौती बनी हुई है। पूर्वाग्रह और सत्तावादी दुरुपयोग है, जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूं कैसे यह क्षति ज्यादा कर सकता है। अभी आप देख रहे होंगे कि इजराइल और गाजा में युद्ध चल रहा था, अभी चल ही रहा है। हमास के लोग क्या करते हैं कि किसी स्कूल के बिल्डिंग से एक मिसाइल दाग देते हैं, वो मिसाइल आई, इजराइल में गिरी या इंटरसेप्ट कर ली गई रॉकेट। फिर यहाँ से जो डिफेंस सिस्टम है वो आर्टिफिशियली वो देखता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देखता है कि कितना कहाँ से वो आया है, और वो सिर्फ उसी पर फिर फायर कर देता है। तो जब और तब तक वो वहां से मार के हट गए होते हैं, और उसका नुकसान होता है। वहां पे स्कूल है तो बच्चों का हो सकता है, विद्यालय, स्कूल, हॉस्पिटल है तो वहां पे पेशेंटों का हो सकता है। फिर उसको एक बढ़िया से वीडियो बना के नैरेटिव वार के रूप में वो चलाते हैं। यही काम पाकिस्तान भी करता है। जो सीमा है या एलओसी है, दोनों तरफ सीमा पर, इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी दोनों पर, दोनों तरफ बंकर बने हुए हैं। पाकिस्तानी सेना क्या करती है कि गांव में चली जाती है, बहुत गांव तो है ही है, गांव में आबादी के बीच में जाके वहां से आर्टिलरी गन फायर कर दिया। अब हमारे यहाँ आया, हमारा जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो अगर सीधे सीधे हमला करे तो जहां से चला था वहीं जाकर गिरेगा, और वहां पे वो हट गए रहते हैं, और नुकसान किसका होगा, गांव वालों का। और पता चला कि फिर वो उसको दिखाएगा, देखो भारत ने मानवाधिकार का उल्लंघन कर दिया, ग्रामीणों पे हमला कर दिया। लेकिन अगर मनुष्य है तो उसे पता है कि कहां से हमला हो रहा है, अच्छा ये गांव पे कर रहा है, तो वो वहां पे कर सकता है जहां पे जरूरी है। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी जो इंटेलिजेंस है उसकी वो अभी वीक है, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी वो मनुष्य जैसा जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आया, इसलिए उसको इस्तेमाल करने में एक चुनौती बनी हुई है। और हथियारों की ओर और राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। पूर्वाग्रह और सत्तावादी दुरुपयोग भी हो सकता है, जैसे कि मशीन है, वो मशीनी डेटा से भी सीखेगा। अगर उसमें किसी खास जाति, धर्म, लिंग, जात तो बने, जैसे किसी भी धर्म समुदाय के विरुद्ध अगर उसमें नकारात्मक चीजें हैं और उससे वो पढ़ लिया है, उससे ट्रेंड हो गया है, तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो ऐसे में ये अच्छा होने के बावजूद कमियां हैं, फिर भी भारतीय सेना के लिए जो ये कर रही है वो आगे आने वाला जो वारफेयर है उसमें महत्व इसमें साबित हो रहा है। बशर्ते ये जो चुनौतियां हैं इनसे बचने के लिए आपको सुरक्षात्मक पहल करनी पड़ेगी।